नरेंद्र मोदी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उनकी सियासी जिंदगी और उन पर लगने वाली तनकीदों पर मबनी है। इसमें हम उनके सियासी करियर, पॉलिसीज और कंट्रोवर्सीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल बिगनिंग्स। नरेंद्र मोदी, इनकी पैदाइश 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वादनगर में हुई। वो एक ओबीसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनके वालिद चाय बेचते थे। बचपन में मोदी आरएसएस में शामिल हो गए, जो एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन से हुई, लेकिन उन्होंने शादी को छोड़ा और आरएसएस के लिए फुल टाइम काम शुरू कर दिया। 1980s में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की और अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स की वजह से जल्दी तरक्की की। 2001 में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ से उनकी सियासी जिंदगी की असल शुरुआत हुई, लेकिन ये दौर कंट्रोवर्सी से भी भरा हुआ था, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। राइज टू प्राइम मिनिस्टरशिप एंड पॉलिटिकल स्टाइल। 2014 के इलेक्शन में मोदी ने बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाई और वो भारत के वजीर आजम बने। उनकी कैंपेन का मरकज अच्छे दिन का नारा और करप्शन के खिलाफ आवाज थी। उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोड पॉलिटिशियंस में से एक हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका सियासी स्टाइल डिवाइसिव रहा। क्रिटिक्स का कहना है कि उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया, जो बीजेपी और आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी है। उनकी स्पीचेस और पॉलिसीज को अक्सर एक खास वोट बैंक के लिए टारगेट किया गया, जो आगे कंट्रोवर्सीज का सबब बने। नेगेटिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, गुजरात राइट्स एंड एलिगेशंस। सबसे बड़ी तनकीद मोदी पर 2002 के गुजरात राइट्स के हवाले से है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये राइट्स एक ट्रेन जलाने के वाक़े के बाद शुरू हुए, जिसमें 59 हिंदू ट्रैवलर्स मारे गए। इसके जवाब में हिंदू मुस्लिम वायलेंस हुए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग, अक्सर मुसलमान, मारे गए। क्रिटिक्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि मोदी की हुकूमत ने राइट्स को रोकने के लिए काफी एक्शन नहीं लिया और कुछ केसेस में पुलिस ने हिंदू मॉब्स की मदद भी की। मोदी को बुचर ऑफ गुजरात भी कहा गया और यूएस ने इनका वीजा भी बैन कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मोदी को इस केस में क्लियर कर दिया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उनके पीछे लगी रही। ये इल्जाम उनके सियासी करियर पर एक धब्बा बना रहा। कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज एंड डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। मोदी की हुकूमत ने कई कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज पास की हैं। 2019 में आर्टिकल 370 की तनसीख, जिसने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, बहुत तनकीद का सबब बनी। इसके साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी ने प्रोटेस्ट्स को जन्म दिया, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में, जो इसे डिस्क्रिमिनेटरी समझती है। ये लॉज माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने के इल्जामात के साथ जुड़े। स्कॉलर्स का कहना है कि मोदी के दौर में भारत में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई है। मीडिया और सिविल सोसाइटी पर दबाव, जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बैन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑपरेशंस बंद करना, प्रेस फ्रीडम और डिसेंट को कम करने की मिसालें हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी के प्रेस फ्रीडम के खिलाफ मोदी को प्रेडेटर कहा। एंटी मुस्लिम रिटोरिक एंड सोशल पोलराइजेशन। मोदी और बीजेपी पर इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में इस्लामोफोबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। 2024 के इलेक्शंस में मोदी ने मुस्लिम्स को इन्फिल्ट्रेटर्स और टर्माइट्स जैसे टर्म्स दिए, जो क्रिटिक्स के मुताबिक कम्युनल टेंशन बढ़ाता है। इस रिटोरिक ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और गहरा किया
اور مائنورٹیز میں خوف پیدا کیا. کہتے ہیں کہ بی جے پی کا یہ طریقہ ہندو ووٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہی تھا، لیکن اس سے سوشل ہارمنی کو نقصان پہنچا. اس کے علاوہ مودی کے دور میں لنچنگز اور وائلنس کے واقعات خاص طور پر بیف کے نام پر بڑھے ہیں، اور کرٹیکس کا کہنا ہے کہ مودی نے ان کو روکنے کے لیے سخت ایکشن نہیں لیا. اکنامک کرٹیسزم اینڈ انفلفلڈ پرومسز. مودی نے اکنامک گروتھ کا وعدہ کیا تھا، لیکن کرٹیکس کا کہنا ہے کہ ان کی پالیسیز نے ان ایکوالٹی اور ان ایمپلائمنٹ بڑھایا ہے. 2024 کے مطابق یوتھ ان ایمپلائمنٹ 20 سے 24 سال کے لوگوں میں 50% کے قریب ہے. ویلتھ گیپ بھی کلونیل دور سے بھی برا ہو گیا ہے. ٹاپ 1% کے پاس 42.5% دولت ہے. ڈی مونیٹائزیشن 2016 اور جی ایس ٹی کا امپلیمنٹیشن بھی تنقید کا نشانہ بنا، کیونکہ اس نے چھوٹے بزنسز اور انفارمل سیکٹر کو نقصان پہنچایا. فارمرز پروٹیسٹ 2020-2021 نے بھی مودی کی ایگریکلچرل ریفارمز کو واپس لینے پر مجبور کیا، جو ان کی پالیسی فیلیئرز کو دکھاتا ہے. کلوزنگ تھاٹس میں نریندر مودی ایک پولرائزنگ فگر ہیں. ان کے سپورٹرز انہیں ایک ٹرانسفارمیٹو لیڈر کہتے ہیں، لیکن کرٹیکس ان کی پالیسیز اور ریٹورک کو ڈیوائسو اور اینٹی ڈیموکریٹک کہتے ہیں. ان کی زندگی اور سیاسی سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لیڈرشپ میں بیلنس اور انکلوزیوٹی کتنی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس پہ ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.